गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस थ्योरम एंड एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि स्टे होम, स्टे सेफ, फॉलो लॉकडाउन रूल्स, घर में रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। चलिए टाइम का यूटिलाइजेशन करते हैं और जल्दी से स्टार्ट वीडियो। सबसे पहले हमें पढ़ना है एरिया वेक्टर के बारे में। एरिया वेक्टर क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेसिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एरिया को वेक्टर की फॉर्म में लेना होता है। एरिया को वेक्टर की फॉर्म में कैसे लेते हैं? एरिया को वेक्टर की फॉर्म में लेने के लिए आपको क्या करना होता है, यहाँ पर जैसे ये ds एरिया है तो इसके परपेंडिकुलर आपने एक यूनिट वेक्टर ले लिया, तो इस ds के मैग्नीट्यूड से आपको यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करना होगा। जब इस ds मैग्नीट्यूड से यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? वेक्टर मिल जाएगा, यानी एरिया मिल जाएगा विद डायरेक्शन। आप इसको क्या बोलेंगे? ds वेक्टर यानी एरिया वेक्टर, दैट इज ds मल्टीप्लाइड बाय एन कैप। ओके, एन कैप यहाँ पर यूनिट वेक्टर है। इसके बाद नेक्स्ट टर्म जो हमें पढ़ना है, जल्दी से पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट टर्म क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मीनिंग क्या है यहाँ पर? फील्ड लाइंस को कैलकुलेट करने का तरीका, हाइपोथेटिकल फील्ड लाइंस को कैलकुलेट करने का तरीका और किसी भी प्लेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को पता करने का तरीका। यहाँ पर जल्दी से पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा क्या है? लिंक विद द सरफेस, ओके, इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विच आर पासिंग नॉर्मली थ्रू द सरफेस। यानी ये कोई पर्टिकुलर सरफेस है, इससे नॉर्मली जितनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं या इसके यूनिट एरिया से नॉर्मली जितनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं उसको आप क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का। जैसे यहाँ पर हमने कई सारे एरिया कंसीडर कर रखे हैं, यहाँ पर ds ये कंसीडर कर रखा है, ये ds कंसीडर कर रखा है डिफरेंट ओरिएंटेशन में। ये यहाँ पर ds है, ये इसका एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है। ये यहाँ पर ds है, इसका एरिया वेक्टर जो है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये कोई और एंगल बना रहा है। ये एक जनरलाइज एंगल ले लिया हमने, थीटा बना रहा है। हमने इस स्मॉल एरिया से पास होने वाला फ्लक्स निकाल लिया। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा E डॉट ds, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। जब आप इसका डॉट प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? E ds cos थीटा, क्योंकि दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? उनके बीच के एंगल के कॉस से मल्टीप्लाई कर देते हैं मैग्नीट्यूड को। अब पूरे एरिया से पास होने वाला फ्लक्स निकालना है, तो हम आपको किसको क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर लेंगे। एंड फाई विल बी इक्वल टू surface integral of E dot ds, that means E s cos theta, that will be equal to E dot s। यहाँ से डेफिनेशन क्या बनेगी फ्लक्स की? फ्लक्स की डेफिनेशन बन जाएगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है, इसलिए ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ओके, इसकी यूनिट आप कैलकुलेट करते हैं। जल्दी से पढ़ते हैं गॉस थ्योरम के स्टेटमेंट को। गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है? गॉस थ्योरम ये होता है स्टेटमेंट, किसी सरफेस के अंदर अगर कोई टोटल चार्ज रखा है Q, तो उस सरफेस से पास होने वाला, क्लोज सरफेस से पास होने वाला नेट फ्लक्स जो होगा जिसके अंदर Q चार्ज रखा है वो 1/ε0 टाइम्स होता है नेट चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। मैथमेटिकली यू मे राइट like this, phi equal to Q upon epsilon naught. Here they have written in the summation, there are several number of charges kept within the closed surface, so you find the addition of them with their sign using the property of additivity, and the net charge when divided by epsilon naught, that will give you net flux. That means phi will be equal to Q net upon epsilon naught. That is the statement of Gauss theorem। अब हम इसको जल्दी से प्रूफ कर लेते हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं? एक सरफेस कंसीडर करते हैं जिसके अंदर एक प्लस Q चार्ज रखा है, हम उससे पास होने वाला फ्लक्स निकालेंगे और फाइनली उसको क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। ओके, हमने क्या किया यहाँ पर? हमने इस सरफेस को, जो एक स्फीयर है, इस पर एक छोटा एक एरिया मान लिया ds। इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा और यहाँ पर अगर प्लस Q नोट रखेंगे तो वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच बनने वाला एंगल कितना होगा? 0 डिग्री होगा। अगर हम इसको यहाँ लेते तो भी इतना होता, आउटसाइड लेते तब भी इतना ही होता, यानी एंगल हमेशा 0 डिग्री बनता। हमने इस स्मॉल ds से पास होने वाला फ्लक्स निकाल लिया। ये कितना हो जाएगा? d फाई इक्वल टू ई डॉट ds। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको पता ही है, पॉइंट चार्ज के लिए कितनी होती है, वैल्यू प्लेस कर दी, और ds की वैल्यू ये प्लेस कर दी। चूंकि दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है, यहाँ पर cos 0 आएगा। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। हमारा स्मॉल फ्लक्स कितना आ गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू डी एस ओवर आर स्क्वायर। अब हमें पूरे स्फीयर से पास होने वाला फ्लक्स निकालना है, क्योंकि क्लोज सरफेस तो यहाँ पर क्या है, स्फीयर है। तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट को बाहर लेने के बाद इंटीग्रेट करेंगे, देन हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन डी एस। डी एस कहाँ लाई कर रहा है, स्फीयर की सरफेस पर लाई कर रहा है। इसे इंटीग्रेट करेंगे तो स्फीयर का सरफेस एरिया मिलेगा। स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल, एंड देन नेट फ्लक्स कितना हो गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो इस स्फीयर के अंदर क्यू चार्ज रखा है और इससे टोटल पास होने वाला फ्लक्स कितना हो गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो यहाँ ये गॉस थ्योरम का क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया, हमने प्रूफ कर दिया गॉस थ्योरम को। इसके बाद एप्लीकेशंस जल्दी से पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर पहला एप्लीकेशन आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर। हमारे पास एक चार्ज वायर है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, रेंज कर रहा है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, यानी बहुत लार्ज वायर है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। कितनी डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो हमने यहाँ पर आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट कंसीडर कर लिया है यहाँ पर। ओके, अब आर डिस्टेंस पे पॉइंट कंसीडर करने के बाद चूंकि हमें गॉस थ्योरम अप्लाई करना है, इसलिए हमने यहाँ पर क्लोज सरफेस बना लिया। क्लोज सरफेस यहाँ पर क्या होगा, एक सिलेंडर होगा। तो हमने एक सिलेंडर बनाया है यहाँ पर, और सिलेंडर में 3 फेस कंसीडर कर लिए। पहला ये हो गया बेस ए, दूसरा हो गया आपका बेस बी, और तीसरा हो गया आपका ये कर्व्ड सरफेस। ओके, अब हम इस क्लोज सरफेस से पास होने वाला टोटल फ्लक्स निकाल लेंगे। तो वो टोटल फ्लक्स देखते हैं कैसे निकालते हैं। देखिए, हमने गॉस लॉ लगाया है यहाँ पर, फाई इक्वल टू क्या हो गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज द क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। बट हमने डी एस अलग अलग लिए हैं यहाँ पर, एक लिया है बेस पर ए पर, तो इसको ए का बेस का लिख दिया, बी बेस का लिख दिया यहाँ पर, और सी कर्व्ड सरफेस का लिख दिया। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ये चार्ज वायर है, यहाँ पर यहाँ प्लस क्यू नॉट रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डायरेक्शन में आएगी, और इसका एरिया वेक्टर इधर है, यानी कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री। वेरी सिमिलरली यहाँ पर भी 90 बनेगा, बट यहाँ इस केस में क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो यहाँ इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो cos 90 आएगा, यहाँ भी cos 90 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, cos 0 आएगा। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए इन दोनों टर्म्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, और यहाँ पर cos 0 की वैल्यू 1 होती है। ई को इंटीग्रेशन से बाहर रखा, इंटीग्रेशन बना ds का। ds कहाँ लाई कर रहा है, कर्व्ड सरफेस पे लाई कर रहा है, और जब कर्व्ड सरफेस पे लाई करता है, इसको अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिलेगा कर्व्ड सरफेस का सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस का सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एल। यहाँ पर लेंथ एल दे रखी है, तो ये कितना हो गया, यहाँ पर आपका हो गया 2 पाई आर एल। अब ये आ गया हमारा टोटल फ्लक्स जो इस सिलेंडर से पास हो रहा है, तो दैट शुड बी इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगले स्टेप करते हैं, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल लगते हैं। क्यू की वैल्यू होती है लैम्डा एल, यानी लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहाँ लैम्डा है इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके, सो E into 2 pi RL, that should be equal to Q upon epsilon naught, which was lambda L upon epsilon naught. So L से L कैंसिल हो गया, यानी E की वैल्यू कितनी आ गई, lambda upon 2 pi R epsilon naught ये वैल्यू हो जाती है। इसको अगर हम 1 upon 4 pi epsilon naught के टर्म्स में लिखेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, हमें मिल जाएगा। और इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना हो तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में क्या आ जाएगा इसका, वेक्टर फॉर्म में इसमें यूनिट वेक्टर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो इस तरीके से हमने इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर की वजह से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर दी यूजिंग गॉस थ्योरम। तो ये थी इसकी एप्लीकेशन फर्स्ट। ओके, अब हम नेक्स्ट एप्लीकेशन की करते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है यहाँ पर, नेक्स्ट एप्लीकेशन है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन प्लेन शीट। अब यहाँ पर प्लेन शीट है, वहां पर एक वायर था, यहाँ पर क्या है, प्लेन शीट है। तो प्लेन शीट की वजह से कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये प्लेन शीट है, यहाँ पर गॉसियन सरफेस क्या हो जाएगी, सिलेंडर हो जाएगी। सिलेंडर में भी क्लोज सरफेस में आपका हो जाएगा यहाँ पर 2 बेस और एक कर्व्ड सरफेस। फिर यहाँ पर गॉस थ्योरम आप अप्लाई करनी है। नेट फ्लक्स जो इस सिलेंडर से पास होगा वो कितना हो जाएगा, फाई ई इक्वल टू ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब यहाँ पर बेस में अगर आप देखें यहाँ प्लस क्यू नॉट रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री बनेगा। कर्व्ड सरफेस में कितना बनेगा, यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, और इस बेस में कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। तो इस टोटल फ्लक्स के लिए जो आपने सरफेस इंटीग्रल लिया है उसको ए बी और सी में अलग अलग ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, ए का और बी का और सी का। अब ए के केस में कितना आ रहा है 0, बी के केस में कितना आ रहा है 0, सी के केस में कितना आ रहा है, इसको कोसाइन में 90 डिग्री। तो 90 वाले की वैल्यू 0 हो जाएगी, ई और ई मिलके 2ई हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2ई क्लोज्ड इंटीग्रेशन ds। ओके, सो ये टोटल फ्लक्स हो गया। ई किसके इक्वल होना चाहिए, ए क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, सो अब इसको क्यू अपॉन
एप्सिलॉन नॉट के इक्वल रख देंगे, और यहाँ पर जो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू थी, Q को लिख सकते हैं सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सिग्मा थी यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी। सो दोनों को इक्वेट कर लेंगे तो 2e इंटू पाई आर स्क्वायर दैट शुड बी इक्वल टू सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए फिर से इसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो इस तरीके से the direction of electric field intensity is normal to the plane, okay, and away from the positive charge distribution. For negative charge plus q naught रखेंगे तो it will be towards, okay, ये इसको शो कर रहा है। अब हम जल्दी से पढ़ लेते हैं थर्ड इसकी एप्लीकेशन। यहाँ पर 4 लिखा है लेकिन थर्ड एप्लीकेशन है, कूलम्स लॉ भी एक एप्लीकेशन है, वो भी पढ़ सकते हैं हम। ओके, सो यहाँ पर क्या है, स्फेरिकल शेल की वजह से जिसके ऊपर चार्ज है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। यहाँ पर कुछ केसेस है, यहाँ पर आउटसाइड निकालनी है, ऑन द शेल निकालनी है और इनसाइड निकालनी है। सो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर आउटसाइड। तो स्फेरिकल शेल क्या होता है? स्फेरिकल शेल मीन्स एक खोखला गोला जिसकी सरफेस पर चार्ज है। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है बाहर, सो हमने गॉसियन सरफेस बना दी बाहर। इस स्फेरिकल शेल की रेडियस r है और हमने गॉसियन सरफेस की रेडियस ली है। गॉसियन सरफेस की रेडियस कितनी ली है? r। यहाँ एक छोटा एरिया ले लिया, इससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए हमने क्या करा, फाई इक्वल टू लगा दिया E डॉट डी एस। ओके, E डॉट डी एस दैट शुड बी इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, यहाँ पर E और डी एस के बीच का एंगल यहाँ पर कितना है? 0 डिग्री है। सो E डॉट डी एस की वैल्यू कितनी हो गई? E डी एस कॉस 0। ओके, फिर इसको इंटीग्रेट करा, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो दैट शुड बी इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज रखा है? Q। हमने यहाँ पर गॉस थ्योरम को अप्लाई कर दिया। सो E क्लोज्ड इंटीग्रेशन ds दैट विल बी इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। ds कहाँ लाई कर रहा है? ds गॉसियन सरफेस पर लाई कर रहा है जिसकी रेडियस स्मॉल r है। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो स्फीयर का सरफेस एरिया मिलेगा जो होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस तरीके से सॉल्व करके आप E की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर। चाहे तो इसे सरफेस चार्ज डेंसिटी की टर्म में भी माइग्रेट कर सकते हैं। हम जल्दी निकालते हैं ऑन द सरफेस। तो ऑन द सरफेस में कुछ नहीं है, ऑन द सरफेस में स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा, सारा कुछ वैसे ही रहेगा। ओके, वो आर जहां पर बाहर था यहाँ पर क्या आ जाएगा? सरफेस पर आ जाएगा। तो आपकी वैल्यू हो जाएगी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर। इस तरीके से लिख सकते हैं। और हम निकालते हैं इनसाइड द शेल। तो इनसाइड द शेल निकालने के लिए गॉसियन सरफेस कहाँ बनेगी? इनसाइड बनेगी। अब गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज ही नहीं है क्योंकि सारा का सारा चार्ज कहाँ रिजाइड कर रहा है? सरफेस पर। तो जैसे ही आप गॉस थ्योरम यहाँ पर लगाएंगे, ओके, गॉस थ्योरम में चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पर 0 हो जाएगी। और जब चार्ज की वैल्यू 0 हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि सारा चार्ज कहाँ रिजाइड कर रहा है? सरफेस पर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब इसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन हम पढ़ लेते हैं। ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन में अगर हम इसको E और R का वेरिएशन बनाएं तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो इसका सरफेस होती है इस पर वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम होती है, वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। और उसके बाद ये कंटिन्यूसली क्या होती है? यहाँ पर देखिए ये डिक्रीज होती जाती है, यहाँ पर ये डिक्रीज हो रही है। और इनसाइड क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी 0 होती है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड यहाँ पर क्या है? 0 होगी। यहाँ पर मैक्सिमम होगी सरफेस पर, उसके बाद ग्रेजुअली क्या होगी? ये डिक्रीज होगी। यहाँ पर ये डिक्रीज होती है यहाँ पर इस तरीके से। तो इस तरीके से इसका वेरिएशन भी हम यहाँ पर बना सकते हैं। ओके, सो इन चीज़ों को पढ़िए अच्छी तरीके से, उसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, और इसका आपका टेस्ट लिया जाएगा, उससे पहले इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए इसको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।